दुनिया के कई देशों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई। कौन कौन उसमें शामिल थे? देखो, एक तो अमेरिका में हो गई, यूएसए में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर इसके बाद फ्रांस में, जर्मनी में, है ना, रशिया में, बेल्जियम, नीदरलैंड, और यहां तक कि एशिया में जापान में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिली। 1860 तक आते आते ये देश भी इंडस्ट्रियलाइज होने लगे थे। अब अपने अपने सामानों के लिए कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि जब सभी देश उत्पादन करने लगे तो अब उनको बाजार चाहिए थे, मार्केट चाहिए थे। अब मार्केट जो थे वो पहले ही सीमित थे, उतने ही थे। इसलिए फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का जो इरा शुरू होता है, उसने कॉलोनियलिज्म को लेकर एक होड़ शुरू कर दी थी, उपनिवेशों को लेकर। और इसी के चलते झगड़े भी हुए देशों के बीच में। जर्मनी ने कहा भाई हमें भी बाजार चाहिए, अफ्रीका को लेकर उनका झगड़ा शुरू हुआ। इटली ने भी कहा, वहां भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गई थी। इस तरीके से जो रसाकसी है देशों के बीच में वो बढ़ रही थी। इंग्लैंड को ये समझ में आ गया था कि अब केवल इंडस्ट्रियल बेसिस पर या इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बेसिस पर अपनी जो इकोनॉमिक स्थिति है उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बात तो ये थी। दूसरी चीज ये थी, इंग्लैंड की इकोनॉमी इस समय तक पूरी तरीके से जितना ग्रोथ कर सकती थी उतना वो कर चुकी थी। अब वहां पर इतना ज्यादा धन इकट्ठा हो गया था कि इतनी ज्यादा कैपिटल इकट्ठी हो गई थी कि अब वो और ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकती थी, इतने रिसोर्सेज नहीं थे वहां इंग्लैंड में। अब क्या किया जाए? तो अब एक तरीका निकाला गया कि इस धन को, जो अपनी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, जहां से वो इसको लूट के लेके गए थे, वहां वापस निवेश किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए। इससे क्या होगा? इससे भारी ब्याज मिलेगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो तो सिक्योर रहेगा ही, क्योंकि उन देशों में सरकारें इंग्लैंड की थी, ब्रिटेन की सरकारें थी। तो इन्वेस्टमेंट पे तो कोई आंच नहीं आनी। ऊपर से वो ब्याज भी दिया जाए, मिलेगा उसमें। दूसरी चीज, ये जो कॉलोनीज थी जहां भी, उन कॉलोनीज में गरीबी बहुत थी। इसलिए वहां आसानी से सस्ती कीमतों पर लोग काम करने के लिए तैयार थे। जबकि इंग्लैंड में या यूरोप के अन्य देशों में वेजेस जो थी वो ज्यादा थी। वेजेस ज्यादा तो मार्जिन कम, और वेजेस कम तो मार्जिन ज्यादा, यानी प्रॉफिट ज्यादा। तो अगर भारत जैसे देशों में निवेश किया जाए या उन कॉलोनीज में निवेश किया जाए तो दो तीन लाभ अंग्रेजों को होते। एक लाभ तो ये होता कि उनका पैसा सिक्योर होता और उसके ऊपर निश्चित मात्रा में ब्याज मिलता। दूसरी बात, इस धन पर ज्यादा आमदनी होती। क्यों? क्योंकि भारत में गरीबी थी, आसानी से लोग काम करने वाले मिल रहे थे। और तीसरी चीज ये थी कि वो जो धन था, जो बेकार पड़ा था इंग्लैंड में, उसे यूटिलाइज करके उससे और ज्यादा धन कमाया जा सकता था। इसलिए 1860 के बाद का जो दौर है भारत में, वो बेयर कॉलोनियलिस्ट पीरियड को दिखाता है। मतलब खतरनाक प्रकार का जो उपनिवेश है भारत, वो इस समय बना। इसी समय आप देखोगे कि बड़ी मात्रा में सरकार ने रेलवे में, टेलीग्राफ में, रोडवेज में, शिपिंग में, माइनिंग में, इनमें इन्वेस्टमेंट की। और पैसा कहां से आया? इंग्लैंड से आया, ऊंची ब्याज दरों पर आया। अच्छा, बागानों में भी हुई, कॉफी के, सेब के, चाय के, इसी समय रबर के, इसी समय बागान बनाए गए खाली भारत में। तो निवेश, इसी को इसीलिए वित्तीय पूंजीवाद का युग कहते हैं, या एरा ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो आप इसमें कुछ कुछ बातों को लिख लीजिए इन्हें, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इसी कैपिटल को सिक्योर करने के लिए इस समय कानून बनाए गए, लॉज बनाए गए, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी,
इसी समय बनी, एविडेंस भी इसी समय बना, जिससे कि प्रोसीजरल लेवल पर या लॉ के लेवल पर जो चीजें हैं वो बड़ी क्लियर हों इन्वेस्टर्स को, और उनका पैसा यहां पर सुरक्षित रहे। तो ये भी हुआ। तो आप लिखिए इसमें, हेडिंग डालना इसमें, द इरा ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म इन इंडिया। द इरा ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म इन इंडिया। भारत में वित्तीय पूंजीवाद का दौर या वित्तीय पूंजीवाद का युग। और ब्रैकेट में लिख लीजिए 1860 से 1947 तक, फ्रॉम 1860 टू 1947। ठीक है ना। इसमें लिखना पहले पॉइंट में, 1850 तक आते आते 1850 तक आते आते पश्चिमी यूरोप पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एवं जापान जैसे देशों में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अप टू 1860s, अप टू 1860s, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन had been started had been started in various countries of western europe western europe नॉर्थ अमेरिका एंड जापान। ठीक है ना। इसीलिए आधुनिक युग में जापान ऐसा एकमात्र एशियाई देश है जहां सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जहां पे हुई। अब कंटिन्यूएशन में ही लिखना, इस प्रकार इस प्रकार मशीनों द्वारा इस प्रकार मशीनों द्वारा उत्पन्न होने वाले या बनाए जाने वाले मशीनों द्वारा बनाए जाने वाले सामान की खपत के लिए सामान की खपत के लिए नए बाजारों के लिए नए बाजारों के लिए होड़ की शुरुआत भी हुई। नए बाजारों के लिए होड़ की शुरुआत भी हुई। एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो द कंपटीशन वॉज स्टार्टेड या कंपटीशन वॉज इंक्रीज्ड फॉर द मार्केट्स फॉर द मार्केट्स फॉर फॉर मशीनरी गुड्स। अतः जिसके कारण जिसके कारण उपनिवेशवादी देशों में अतः जिसके कारण उपनिवेशवादी देशों में तनावों में वृद्धि हुई। उपनिवेशवादी देशों में तनावों में वृद्धि हुई। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट
and that's because of it tension was increased tension was increased among colonialist nations among colonialist nations। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। ये तो एक ग्लोबल सिनेरियो हुआ जो उस समय चल रहा था 1860 के दशक तक। अब इसमें इंग्लैंड की स्थिति क्या थी? तो देखो, चूंकि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई थी, तो ये इनमें सबसे आगे था। कॉलोनी भी सबसे पहले इंग्लैंड ने ही बसाई, तो इंग्लैंड के बाजार भी सबसे ज्यादा बड़े थे क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा कॉलोनीज थी। इंग्लैंड में धन भी ज्यादा था, इसलिए कैपिटल भी ज्यादा थी। अब अपने शिकंजे को और मजबूत करने के लिए अपनी कॉलोनीज पे और कॉलोनियलिज्म को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए इंग्लैंड ने उन देशों में जो उसके अंतर्गत थे या उसकी कॉलोनी थे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जिससे लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके, जिससे कल्चरली लोगों के साथ जुड़ा जा सके। वहां के लोग ब्रिटिश कल्चर को स्वीकार कर लें, ब्रिटिश संस्कृति को स्वीकार कर लें। और अगर कोई देश के नागरिक किसी दूसरे देश की संस्कृति को स्वीकार करते हैं तो फिर वो देश कभी आजाद नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। जैसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। कल्चरली तो हम, पॉलिटिकली तो आजाद हो गए, लेकिन कल्चरली तो अभी बहुत कुछ करना है। सांस्कृतिक रूप से तो हमें जो लड़ाई है वो अभी भी है, चल रही है। तो आप लिखिए इसमें अगले पॉइंट में। हालांकि ये वन साइडेड व्यू है, मैं इसको इसमें सुधार भी करना चाहूंगा आगे। जो मैंने अभी कहा ये केवल वन साइडेड व्यू है। ग्लोबलाइजेशन को जब हम कल करेंगे सुबह, तब ग्लोबलाइजेशन का मैं एक ये वाला व्यू मुझे याद दिलाना कि सर वो कल्चरल व्यू आप मुझे एक बार बता दीजिए। तो ग्लोबलाइजेशन को मैं यहां से शुरू करूंगा, है ना, सुबह वाली क्लास में। उसमें कल्चरल वाला एस्पेक्ट बताऊंगा जो कि होना चाहिए। तो आप इसमें अगले पॉइंट में लिखना, 1860 तक आते आते 1860 तक आते आते इंग्लैंड में अत्यधिक पूंजी का संग्रहण अत्यधिक पूंजी का संग्रहण हो चुका था। अप टू 1860s up to 1860s there was there was a large amount of capital there was a large amount of capital concentrated in England। अतः इससे अधिक लाभ कमाने के लिए अतः इससे अधिक लाभ कमाने के लिए इसका निवेश आवश्यक था इसका निवेश आवश्यक था। सो टू गेन so to gain maximum profit from it maximum profit from it it must be invested it must be invested। चूंकि उपनिवेशों में चूंकि उपनिवेशों में घोर गरीबी के कारण घोर गरीबी के कारण श्रम सस्ता था घोर गरीबी के कारण श्रम सस्ता था। अतः अतः यहां निवेश करके
अतः यह निवेश करके अधिक लाभ कमाया जा सकता था, अधिक लाभ कमाया जा सकता था। बिकॉज बिकॉज इन कॉलोनीज बिकॉज इन कॉलोनीज द लेबर वॉज चीप द लेबर वॉज चीप ड्यू टू labor was cheap due to poverty the maximum profit could be make। अगले पॉइंट से लिखना या इसी में कंटिन्यूएशन में लिखना। एक दो कारण हो गए, तीसरा लिखिए। इसी के साथ इसी के साथ उपनिवेशों में पुनः पूंजी निवेश करके उपनिवेशों में पुनः पूंजी निवेश करके उनके वित्तीय संसाधनों पर उनके वित्तीय संसाधनों पर वित्तीय संसाधनों पर पकड़ अधिक मजबूत की जा सकती थी। वित्तीय संसाधनों पर पकड़ अधिक मजबूत की जा सकती थी। एंड ऑल्सो बाय इन्वेस्टिंग एंड ऑल्सो बाय इन्वेस्टिंग by investing the control on economy the control on economy of colonies must be strengthened can be strengthened। ऐसा लिखिए, could be होगा, बल्कि could be strengthened। ठीक है ना। अतः उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप अतः उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप वर्ष 1860 से वर्ष 1860 से या ऐसा लिखना 1850 के दशक से, ऐसा लिखो आप। वर्ष मत डालिए। 1850 के दशक से भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश में वृद्धि होती है। भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश में वृद्धि होती है। सो ड्यू टू द अबव कॉजेज in 1850s the investment ये ऐसा लिखना, द ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज्ड। ठीक है ना। अब कहां कहां हुआ, आपको याद होगा, रेलवे की शुरुआत इसी समय हुई, टेलीग्राफ भी इसी समय शुरू हुआ। रेलवे में, टेलीग्राफ में, बैंकों में 1860 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसी से भारत में बैंकों की शुरुआत हुई। बैंकों के लिए लाइसेंस देना शुरू कर दिए गए थे, बैंक खोलने के लिए।
तो ये सब बैंक किसके थे? ब्रिटिशर्स के ही थे। सबसे पहले इसलिए भारत में बैंकों को जो खोला, अंग्रेजों ने ही खोला। बैंकिंग में शुरुआत हुई, शिपिंग में शुरुआत हुई, इन्वेस्टमेंट की, बागानों में हुई, क्योंकि लेबर सस्ती थी यहाँ पे, तो कम पैसा निवेश करके ज्यादा लाभ कमाया जा सकता था। तो लिखिए अगले पॉइंट में, इस प्रकार 1850 के पश्चात इस प्रकार 1850 के पश्चात ब्रिटिश पूंजी ब्रिटिश पूंजी भारत में निम्न क्षेत्रों में निवेशित की गई। ब्रिटिश पूंजी भारत में निम्न क्षेत्रों में निवेशित की गई। सो आफ्टर 1850 आफ्टर 1850 large amount of British capital large amount of British capital was invested in these areas। ठीक है ना? कौन कौन से थे? लिखिए, रेलवे, ठीक है। दूसरा लिखिए, प्लांटेशन, प्लांटेशन या बागान कहते हैं इन्हें। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, है ना, चाय के बागान, कॉफी के बागान, एप्पल प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, ये बड़े बड़े प्लांटेशंस की शुरुआत हुई इस समय, है ना। दूसरा लिखिए, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ, हजारों किलोमीटर लंबे केबल्स बिछाए गए थे इसी समय भारत में। और इस टेलीग्राफ की वजह से ही 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आसानी से दबा दिया गया, क्योंकि सूचना बहुत तेजी से पहुंच जाती थी। नेक्स्ट लिखिए, टेलीग्राफ हो गया। नेक्स्ट लिखिए, शिपिंग, जहाजरानी। नेक्स्ट, जूट मिल्स। नेक्स्ट लिखिए, बैंकिंग। और लास्ट लिखिए, कोल माइनिंग, कोयले की खदानें, कोल माइनिंग, है ना, कोयले की खदानें। इन सब में निवेश किया गया बड़े लेवल पर। अब अगले पॉइंट से लिखना। देखो, इस निवेश पर सरकार ने भारी ब्याज की सिक्योरिटी दी कि इन निवेशकों को ब्याज दिया जाएगा, और वो ब्याज कैसे वसूल करेंगे? तो इनकम टैक्स लगा के करेंगे। इसीलिए 1860 से इनकम टैक्स की शुरुआत भी होती है इंडिया में। लोगों पर कर लगा के जो वसूल किया जाएगा, उससे फिर ये निवेशकों का जो ब्याज का पैसा है वो वापस लौटाया जाएगा या ब्याज दिया जाएगा। और इस निवेश को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाए जाएंगे। ये दो चीजें और जुड़ी हैं इससे, तो लिखिए, उपरोक्त निवेश की सुरक्षा के लिए उपरोक्त निवेश की सुरक्षा के लिए विधि संहिताओं का निर्माण भी विधि संहिताओं का निर्माण भी इसी काल में हुआ। विधि संहिताओं का निर्माण भी इसी काल में हुआ। एंड टू प्रोटेक्ट दिस इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट दिस इन्वेस्टमेंट द लीगल कोड्स द लीगल कोड्स
has been formed during this period, has been formed during this period, such as, जैसे कि आईपीसी, एविडेंस एक्ट एटसेट्रा, ये इसी समय बने, है ना। और एक दूसरा अभी मैंने क्या बताया था, एक तो ये बताया था और दूसरा क्या बताया था? सर सर सिक्योरिटी। सीआरपीसी। नहीं, ये नेशनल तो चलो इनकम। नहीं, देखो, सर इनकम टैक्स। हाँ इनकम टैक्स, करेक्ट। लिखो, अगले पॉइंट से लिखना। उपरोक्त निवेश पर, उपरोक्त निवेश पर, उपरोक्त निवेश पर अधिक ब्याज की, अधिक ब्याज की सुरक्षा गारंटी दी गई, अधिक ब्याज की सुरक्षा गारंटी दी गई। ऑन द अबव इन्वेस्टमेंट, ऑन द अबव इन्वेस्टमेंट, द सिक्योरिटी गारंटी ऑफ, on the above investment, the security guarantee, the security guarantee was given, was given by the government, was given by the government। इस धन पर लिए दिए जाने वाले ब्याज को, इस धन पर दिए जाने वाले ब्याज को लोगों पर आयकर लगाकर वसूला गया, लोगों पर आयकर लगाकर वसूला गया। एंड this interest was collected, and this interest was collected to impose income tax, to impose income tax on the pupils, on the pupils। इस प्रकार इसी काल में, इस प्रकार इसी काल में भारत में आयकर की शुरुआत होती, भारत में आयकर की शुरुआत होती है। एंड सो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, and so income tax was introduced in India during this period, during this period। ठीक है ना। और लिखिए, इसमें अंतिम बिंदु लिखिए। वर्ष 1860 का भारत परिषद अधिनियम, वर्ष 1860 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम वित्तीय पूंजीवाद को ही, वित्तीय पूंजीवाद को ही प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित करता है। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1860, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1860 established, established
द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म इन इंडिया। ठीक है ना, ये कंप्लीट हुआ यहां तक। तो ये तीन स्टेजेस हैं जो मैंने आपको अभी बताई। ये तीन स्टेजेस हैं इंडिया में कॉलोनियलिज्म की। इसमें तीसरी सबसे ये लास्ट में आई। तो ये तो हुआ कॉलोनियलिज्म क्या था भारत में, उसके कौन कौन से चरण थे। तो ये तीन चरण थे, हम लोगों ने ये कर लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर में कैसे भारत का शोषण किया गया, एक्सप्लॉइटेशन कैसे किया गया इंडिया का, इसको हम लोग देखते हैं। देखो, जो सबसे पहला चरण था, प्लासी के बाद से ही जो शुरू हो गया था, 1757 से मान सकते हैं, जिसे हम लोग कॉमर्शियल कैपिटलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें अंग्रेजों की जो आय थी उसका मुख्य स्रोत था एग्रीकल्चर रेवेन्यू या एग्रेरियन रेवेन्यू, कृषि कर। यही प्राइमरी रिसोर्स था, क्योंकि वो समय ऐसा ही था, उस समय कोई इंडस्ट्री वगैरह तो थी नहीं, कृषि ही मुख्य रूप से थी जहां लोग खेती करते थे। इसीलिए किसानों पर कर लगाकर वसूल किया जाता था। तो सबसे फर्स्ट फेज में एग्रीकल्चर के ऊपर कंट्रोल करके और उसके ऊपर कर लगाए गए। सबसे पहले जब अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आए, तो यहां पर इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट नाम से, या जमींदारी व्यवस्था भी हम लोग इसे कहते हैं, जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त, ये दो तीन नाम है इसके, एक ही है बात। इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया। तो एक पहली एग्रेरियन पॉलिसी तो इनकी ये थी। लेकिन जब इन्हें पता चला कुछ समय बाद, विशेष तौर पर 1790-95 के आसपास, परमानेंट सेटलमेंट के दोष सामने आने लगे, और 1802 तक आते आते इनको लगा कि ये सिस्टम तो हमने गलत बना लिया, एग्रेरियन पॉलिसीज का ये वाला सिस्टम तो इंडिया में नहीं था। तो उस समय इन्होंने कर्नाटक में रैयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की। उन एरियाज को जो मैंने आपको पीछे बताया कि जो मैसूर से छीन लिए गए थे, डिंडीगुल वगैरह का एरिया, उसमें इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, रीड और मुनरो ने। फिर बाद में पूरे दक्षिण भारत में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। एक सिस्टम ये था। उसके बाद जब अवध, है ना, और सेंट्रल इंडिया के ऊपर कब्जा किया गया, सबसे लास्ट में, विशेष तौर पर 1820-22 के आसपास, तब यहां महलवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की गई। तो ये तीन सिस्टम थे एग्रेरियन पॉलिसीज के अंदर ब्रिटिशर्स की, जिसके माध्यम से इन्होंने कर की उगाही की या एग्रीकल्चर रेवेन्यू को कलेक्ट किया। लेकिन इसका असर यह हुआ कि पूरी तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर का कायापलट हो गया। अंग्रेजों को पता ही नहीं था वो क्या कर रहे थे, वो इन सब सिस्टम से अनजान थे। उनका केवल ऑब्जेक्टिव था ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना। और इसकी वजह से ये हुआ कि एग्रीकल्चर की जो रीढ़ थी वो टूट गई, और भारतीय कृषि जो उन्नत होती थी अब मुगलों के टाइम में, वो अब किसानों की कब्रगाह बन गई। इसलिए किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया, मजदूरी करने लगे, मजदूरी भी खत्म होने लगी, वो भी स्थिति खराब हुई। इसकी वजह से ये हुआ कि जो लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड, उसका कंसंट्रेशन कुछ ही हाथों में होने लगा, क्योंकि वही लोग खरीदने लगे जिनके पास पैसा था।
क्योंकि लोग उसमें मजदूर बनकर काम करना ज्यादा ठीक समझते थे। तो क्योंकि इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू होता था कि वो दे ही नहीं पाते थे, तो उन्होंने अपने मालिकाना हक छोड़ दिए। मालिकाना हक इकट्ठे होते चले गए। जो भूमिदारी थे या उनको अ, महाजन कहते थे, जो पैसा उधार देते थे, महाजनों के पास या जमींदारों के पास। इसलिए पूरे का पूरा सिस्टम विकृत हो गया। एक नई सिस्टम की शुरुआत हुई। महाजन कोई खेती नहीं करता था, वो तो शहर में रहता था। खेती करते थे वही किसान जिनके वो पहले कभी लैंड जिनके नाम से होती थी। इसलिए एक अनिवासी जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई। अनरिजाइडिंग लैंडलॉर्डशिप कहते थे इसे। जो जमींदार था या जमीन का मालिक था वो तो रहता था शहर में, जमीन थी गांव में। और इसका असर ये हुआ कि जो आदमी शहर में रहता है, गांव से उसका कोई जुड़ाव नहीं है, उसका खेती से भी कोई लगाव नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत है तो समाप्त हो जाएगा। तो इस अनिवासी जमींदारी प्रथा ने जमींदारों का इंटरेस्ट खत्म कर दिया खेती में से। अब वो खेती के विकास के लिए कुछ नहीं करते थे। इससे खेती और समाप्त हो गई। तो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज जो थी, उनका दुष्प्रभाव ये रहा कि भारतीय एग्रीकल्चर का विनाश हो गया। इन तीनों पॉलिसीज को देखेंगे। ये मैंने आपको रिजल्टेंट बताया है, क्या हुआ, कारण इसके क्या क्या थे, ये अभी हम लोग देख लेंगे। तो फिलहाल आप अगले पॉइंट से लिखना, बल्कि अगले हेडिंग से लिखना। अगला एक छोटा हेडिंग डाल लेना। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारतीय कृषि पर प्रभाव। भारतीय कृषि पर प्रभाव। द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है ना। अब इसमें पहले पॉइंट से आप लिखना। देखो, हमें ये पता ही है कि इलाहाबाद की संधि से 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी मिल गई थी। अंग्रेजों को टैक्स कलेक्शन के राइट्स मिल गए, है ना। अब ये टैक्स कलेक्शन कैसे किया जाए, कितना किया जाए, ये सब भी अंग्रेजों को निर्धारित ही करना था। तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, देखो क्लाइव के समय में तो 1765 में क्लाइव ही आ गए थे। क्लाइव के समय में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हर साल वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और रेवेन्यू कलेक्ट करने का क्या सिस्टम था। मान लीजिए कोई गांव है, गांव का रेवेन्यू कलेक्ट होना है, तो जो आदमी जितनी ज्यादा बोली लगा देता था कि मैं इस गांव का, मान लीजिए सारे गांव से 100 रुपए का रेवेन्यू है, सरकारी रेवेन्यू 100 रुपए का बनता है। कोई आदमी कह देता है, मान लीजिए कि मैं, सरकार के 100 रुपए हैं लेकिन मैं इसमें 90 रुपए देने के लिए तैयार हूं अभी सरकार। एक कह रहा है 80 रुपए देने के लिए तैयार हूं, एक कह रहा है 95 रुपए दे दूंगा मैं अभी सरकार। लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मुझे दे दिया जाए और रेवेन्यू भी मुझे दे दिया जाए। तो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को उस जगह के रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया जाता था। इसको कहा गया फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी व्यवस्था भी कहते थे इसे। अंग्रेजी में इसे फार्मिंग सिस्टम कहते हैं और हिंदी में इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। इसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को उस एरिया के रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल जाता था। अब इससे क्या हुआ, यह सिस्टम बड़ा खराब था। क्यों? क्योंकि मैंने मान लो 100 रुपए दिए हैं सरकार को, तो मैं तो किसानों से 110 वसूलूंगा, मुझे भी तो लाभ होना चाहिए। मैं किसानों से कितना वसूलता हूं इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, मैं जितना चाहूं उतना वसूल सकता था। इसलिए लोग क्या करते थे, तय रेवेन्यू से भी ज्यादा ऊंची बोली लगाकर रेवेन्यू राइट खरीद देते थे।
और फिर किसानों को खूब शोषण करते थे। क्लाइव से लेके 1765 से लेके वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक, यानी 1772 तक यही सिस्टम चलता रहा। हर साल बोली लगती थी, हर साल रेवेन्यू कलेक्ट होता था। अकाल पड़ा बंगाल में बुरा 1770 में, बंगाल की आधी जनता मर गई इसी वजह से। तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए, उन्होंने इसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, भाई हर साल नहीं करते, 5 साल में, 5 साल का राइट एक बार दे दो आप। क्योंकि हर साल में दिक्कत थी कंपनी को ये दिक्कत थी, रिवेन्यू डिसाइड नहीं हो पाता था कितना मिलेगा। पता नहीं अगले साल बारिश हो जाए, सूखा पड़ जाए, ना हो, बाढ़ आ जाए और रेवेन्यू कलेक्शन हो गया कम, तो इसमें तो सरकार को घाटा है। सरकार घाटा उठाना नहीं चाहती थी, तो उसने क्या किया, भाई 5 साल के लिए कर दो, 5 साल की गोली एक साथ लगा के, और कोई जो पैसा जमा कर देगा 5 साल का राइट उसे दे देंगे, फिर वो जो चाहे करे, हमें कोई मतलब नहीं है। इससे लाभ ये हुआ कि कंपनी का जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसमें फ्लक्चुएशन समाप्त हो गए। अब उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता था, जितना मिल रहा है उतना मिलेगा ही, निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे सूखा पड़ो या बाढ़ आओ। थी तो यही जारेदारी सिस्टम, ये भी जारेदारी सिस्टम था, लेकिन ये 5 साल के लिए किया। बाद में इसी को रिफाइन करके कॉर्नवालिस ने, जब वो गवर्नर जनरल बन के आए 1793 में, परमानेंट सेटलमेंट का नाम दे दिया इसे। और इसमें क्या किया गया, 10 साल का आधार रखा गया। पहले 10 साल का रखा गया, फिर उसके बाद पूरे के पूरे अधिकारी उसे दे दिए गए, जो जमींदार होता था। यानी 10 साल माने कि 10 साल का औसत आय निकाली जाए, उस औसत आय पर से मान लो एक किसान को 1 साल में 1 क्विंटल गेहूं पैदा होता है, तो 10 साल में कितना होगा, 10 क्विंटल हो गया। अब इसका 50% कर दो कर के रूप में, टैक्स के रूप में, इसका मतलब 5 क्विंटल गेहूं हो गया। तो जो जमींदार 5 क्विंटल गेहूं दे देगा अंग्रेजों को, उसको जमींदारी अधिकार मिल गए, है ना, पहले ही दे दिया 10 साल का इकट्ठा करके। तो पहले तो कॉर्नवालिस ने जब इसे 1793 में शुरू किया परमानेंट सेटलमेंट को, तो ये था 10 साल का ही, लेकिन बाद में इसे परमानेंट ही कर दिया, इसीलिए इसे परमानेंट कहा गया। अब इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता था, जिसको जमींदारी अधिकार एक बार मिल गए वो मिल गए। जो रिवेन्यू तय हो गया एक बार, वो हमेशा के लिए तय हो गया, अब इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता था, जब तक कि जमींदार तय समय पर अपना लगान ना चुका दे। अगर जमींदार ने तय समय पर अपना लगान नहीं चुकाया, इसमें एक सनसेट क्लॉज थी। सनसेट क्लॉज माने जैसे ही सूरज उस तारीख का डूबा और अगर लगान नहीं आया, तो उसके राइट्स ले लेते थे उससे वापस। केवल इसी दशा में उसके राइट्स को समाप्त कर किया जा सकता था, अगर वो अपना लगान ना चुका पाए, जमींदार, किसान नहीं, किसानों से तो वो ले लेगा पहले ही। बाकी नहीं तो उसकी स्थिति परमानेंट थी, इसी को परमानेंट सेटलमेंट किया गया। लगान की दर इसमें शुरुआत में कुल आय का 50% रखी गई, इतना तो अंग्रेजों को देना ही था, लेकिन चूंकि अबव कैप इस पर कोई नहीं थी, जमींदार के लिए कोई छूट, कोई कैप नहीं थी कि कितना वसूल करेगा, तो जमींदारों ने मनमानी वसूली की। यहां तक भी देखा गया कि 70 से 80% तक जो उपज है वो जमींदारों ने लगान के रूप में ही ले ली किसानों से, और इस तरीके से जो किसान है वो समाप्त हो गए, खेतीहर मजदूर बन के रह गए। फाइनली उनकी जमीन को, अच्छा एक चीज तो ये हुआ, दूसरी चीज इसमें ये हुई, सबसे बड़ी कमी, देखो भारत में जो जमीन थी ना, लैंड होती थी, वो किसान की, वो होती थी राज्य की, वैसे तो अभी भी राज्य की है, भूमि जो है वो राज्य की है, लेकिन राज्य उसे किसान को देता है, इस शर्त पर कि जब तक वो अपना तयशुदा लगान देता रहेगा तब तक भूमिधारी अधिकार उसके रहेंगे, भूमिधर अधिकार। इसीलिए आज भी किसानों के लिए एक रेवेन्यू की रसीद कटती है, जो कि ये बताती है कि इस जमीन पर मालिकाना हक फला इस आदमी का है।
हालांकि वो बहुत नॉमिनल होती है, उस समय वो ज्यादा होता होगा। अंग्रेजों के यहाँ ये सिस्टम नहीं था। इंग्लैंड में भूमि राज्य की नहीं थी, भूमि होती थी जमींदार की, जिस पर वो जिस पर उसका मालिकाना हक था। मालिकाना हक इंग्लैंड में जमींदारों का था, और जो किसान होते थे वो उस पर काम करने वाले मजदूर होते थे। नाइट्स कहते थे इन जमींदारों को। जंकर वर्ग भी कहते थे इसे, जंकर क्लास भी कहते थे। सर्फ डॉम सिस्टम था ये वहां पर। सर्फ डॉम माने भूमिदास की व्यवस्था। तो जो जमींदार होता था उस पर्टिकुलर गांव का, उसी के अंतर्गत उसकी सारी जमीन होती थी। जमीन का मालिक वही होता था। उस पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले जो लोग होते थे, वो जमींदार के लिए खेती करते थे, और जमींदार उनकी सुरक्षा और कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता था। जमींदार अपनी जमीन का लगान का एक हिस्सा राजा को भी देता था। इंग्लैंड में ये सिस्टम था। इनको लगा भारत में भी यही सिस्टम है, इसलिए इन्होंने चेंज करके भूमिदारी अधिकार जमींदार को दे दिए। स्थायी बंदोबस्त में सबसे खतरनाक स्थिति यही हुई कि जहां पहले मुगलों के टाइम में या उससे पहले भी जमीन भारत में किसान की मानी गई थी, अब वो किसान की ना रहकर, जो उस पर खेती करता था उसकी ना रहकर, बल्कि जमींदार की हो गई। इसलिए परमानेंट सेटलमेंट ने भूमि राइट्स ही चेंज कर दिए। आज अगर आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में देखोगे ना, यहां गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही था। इससे क्या हुआ कि कुछ ही लोगों के हाथ में जो भूमि थी, प्राइमरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, वो कंसंट्रेशन हो गया। और इसे ही दूर करने के लिए अलग अलग जमींदारी कानून लेके आए गए थे आजादी के बाद। सभी राज्यों ने इसे पारित भी किया। जैसे शायद मुझे याद आ रहा है, सबसे पहले बिहार ने ही लागू किया था जमींदारी अबॉलिशन राइट, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट वगैरह लागू हुए। उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और गरीबी का मुख्य कारण यही है आज भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। आया समझ में? मैं ये समझा पाया आपको कुछ कुछ चीजें? कोई ऐसी बात जो इसमें समझ ना आई हो तो पूछ लो। परमानेंट सेटलमेंट समझ में आया? स्थायी बंदोबस्त क्या होता था? चलो, आप इसमें लिख लो तो। इसमें लिखना, इजारेदारी सिस्टम भी सेम था। इजारेदारी का मतलब है बोली लगाकर। तो ये लोग क्या करते थे, बोली लगाते थे। बोली लगा के कि भाई मैं इतना पैसा जमा करूंगा इस लगान का। तो बोली, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था, लगान वसूल करने का अधिकार उसे दे दिया जाता था। अंग्रेज उसे लगान वसूल करने का अधिकार देते थे। बस यही सिस्टम था इजारेदारी। अभी लिखवाता हूं इसे। लिखिए इसमें अगले पॉइंट में, मतलब पहला पॉइंट लिखना। 1765 में, 1765 में अलाहाबाद की संधि से, अलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को, अलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के राजस्व अधिकार प्राप्त हुए, के राजस्व अधिकार प्राप्त हुए। ब्रिटिशर्स गेट द रेवेन्यू राइट्स, ब्रिटिशर्स गेट द रेवेन्यू राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा by the treaty of Allahabad, by the treaty of Allahabad in 1765.
इस समय क्लाइव ने राजस्व वसूली के लिए राजस्व वसूली के लिए राजस्व वसूली के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए। ड्यूरिंग दिस टाइम या ड्यूरिंग दिस पीरियड क्लाइव प्रोवाइड the revenue collecting rights to the person who gave maximum auctioning amount to Britishers। यह व्यवस्था वार्षिक होती थी। दिस सिस्टम वॉज एनुअली, मतलब हर साल बोली लगती थी, हर साल लगान वसूल होता था। यह व्यवस्था वार्षिक थी। दिस सिस्टम वॉज एनुअली, तथा इसे इजारेदारी व्यवस्था भी कहा गया है। तथा इसे इजारेदारी व्यवस्था भी कहा गया है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी सिस्टम, ठीक है ना। इजारेदारी का मतलब है बोली लगाकर ऑक्शनिंग के माध्यम से राजस्व की व्यवस्था करना या वसूलना, ये भी कह सकते हैं, निर्धारित करना। ठीक है, चलिए इसे यहां तक करते हैं, आगे इसमें कल लिखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस को देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए ओके, कल मिलते हैं। अच्छा, कल भी ना मॉर्निंग वाली क्लास जीएस क्लास लिंक पर ही होगी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है अभी 1-2 दिन से, तो ऑनलाइन ही ले लूंगा मैं। उसके बाद फिर मंडे से शुरू करते हैं। चलिए ओके, थैंक यू।